गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और जो बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण थी वो किसके लिए डिस्कस कर रहे थे हम? धातु में इलेक्ट्रॉन गैस के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण क्या थी हमारे पास। बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण, बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, ये क्या थी कि v वेक्टर डॉट डेल आर एफ, v वेक्टर डेल आर एफ प्लस फिर हमारे पास F था। ये F क्या था? बल था। डॉट डेल्टा P बोल देते हैं और F, स्मॉल f क्या है? फंक्शन होता था, फलन होता था। और ये किसके इक्वल आया था हमारे पास? dF अपॉन dt, किसके? टक्कर के। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते थे? बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण बोलते थे, ठीक है। और मैंने आपको इसमें ये जो डेल्टा आर होता है ना, इसके बारे में भी बता दिया था। क्या होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, यानी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अवकलन था। डेल्टा पी जो था ना वो क्या था? आई कैप डेल अपॉन डेल पी एक्स, यानी कि संवेग के एक्स कंपोनेंट, एक्स घटक के रिस्पेक्ट में अवकलन था। जे कैप डेल अपॉन डेल पी वाई और के कैप डेल अपॉन डेल पी जेड, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन थी बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण थी। अब क्या था? लोरेंज क्या कहता है कि यदि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस थी, है ना, यानी कि ये धातु थी और धातु में हमारे पास क्या थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, जिसे हम क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रॉन गैस बोल रहे थे। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, आवेश होता है, कैसा? नेगेटिव होता है, ठीक है। आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल होता है, कौन? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन गैस को विद्युत क्षेत्र में रख दें और चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो इन पर क्या लगता है? बल लगता है। यदि इलेक्ट्रॉन गैस को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन गैस है क्या? इलेक्ट्रॉन ही तो है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इन पर क्या लगेगा? बल लगेगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं आवेशित कण को तो उन पर बल लगता है। कौन कौन सा? विद्युत बल और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत बल जो होता है आपने पढ़ा था, F बराबर क्या होता है? माइनस क्यू ई होता है। और चुंबकीय बल होता है F बराबर क्यू V क्रॉस B होता है, ठीक है। कोई आवेशित कण पर, अगर कोई आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर बल F बराबर माइनस क्यू ई, यहाँ इलेक्ट्रॉन कर रख रहे हैं। और यदि आवेशित कण को किस में रखते हैं हम? चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स कितना लगता है? F बराबर क्यू V क्रॉस B लगता है, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या लगेगा? यही लगेगा। तो हम यहाँ पर F की वैल्यू क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। देखो कंडीशन क्या लगाई है कि यदि इलेक्ट्रॉन गैस निकाय को, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम है ना, यदि इलेक्ट्रॉन गैस निकाय को या निकाय में विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ अप्लाई कर दें, दोनों एक साथ आरोपित कर दें, दोनों एक साथ आरोपित कर दें, लगा दें इन पर। ये देखो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक साथ आरोपित कर दें तो इलेक्ट्रॉन पर
लगने वाला लॉरेंज बल, लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा बताओ। F जो होगा टोटल जोड़ दो, इसमें भी Q इसमें भी Q आ रहा है, क्या कॉमन आ जाएगा, Q कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, Q। अच्छा देखो यहाँ माइनस लिया इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ भी आप क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस Q आ रहा है, तो E वेक्टर लिख सकता हूँ, प्लस हमारे पास क्या आएगा, V क्रॉस B आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, क्या बनेगा, V वेक्टर डॉट डेल्टा आर एफ प्लस F वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस Q और ये आएगा E प्लस V क्रॉस B आएगा। ठीक है, माइनस Q E प्लस V क्रॉस B और डॉट डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी टी और क्या, टक्कर। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये भी बोल्ट्जमान इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा रह गया था तो इसको हम इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो किसके बारे में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता। इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब हम ये देखते हैं कि ये होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है। देखो इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको कि ये हमारे पास क्या है, एक चालक है, धातु है, मेटल है ना। इसमें क्या होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते रहते हैं ना, तो होता क्या है कि ये हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, गति कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। मान लो ये आपके पास धातु है, ये T1 टेम्परेचर है, यहाँ T2 टेम्परेचर है, T1 इज ग्रेटर देन क्या है, T2, यानी कि यहाँ का ताप यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, धातु में चेंज हो जाता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा सभी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब गति करते हैं ना, तो ऊष्मा का संचरण करते हैं। ये किसको संचरित करते हैं, हमारे पास ऊष्मा का संचरण करते हैं। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जब जाते हैं तो क्या ले जाते हैं, ऊष्मा। निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भी आ रहे हैं क्योंकि अनियमित गति है, तो भी ऊष्मा को संचरित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो ऊष्मा संचरित होती है ना, वो उच्च ताप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होती है। तो जो परिणामी इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऊष्मा का संचरण करते हैं वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही करते हैं। आ गई बात समझ में। देखो जो धातु होती हैं उनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करते हैं, यादृच्छिक गति
करते हैं, अनियमित गति करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका कुछ भाग, मान लो यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, T2 है, T1 ग्रेटर देन है T2 से। इनका कुछ भाग उच्च ताप से, हाई टेम्परेचर से निम्न ताप, ठीक है, इनका कुछ भाग उच्च ताप से निम्न ताप, व कुछ भाग निम्न ताप से उच्च ताप। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति अनियमित होती है, कुछ इस दिशा में भी जा रहे होंगे, कुछ इधर, तो उच्च ताप से निम्न की ओर, कुछ भाग निम्न से उच्च की ओर इलेक्ट्रॉनों का गति करता रहता है। ठीक है, उच्च ताप की ओर गति कर, उच्च ताप की ओर गति कर क्या करता है, ऊष्मा संचरित करता है। तो एक बात तो अब क्लियर हो जानी चाहिए, संचरित करता है कि जो धातु होती है ना उनमें ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा जो संचरित होती है, ट्रांसमिट होती है एक भाग से दूसरे भाग की ओर, वो किसकी हेल्प से होती है, इलेक्ट्रॉनों की हेल्प से होती है। ठीक है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो भी ऊर्जा ले जाते हैं, निम्न से उच्च ताप की ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो भी ऊर्जा ले जाते हैं, ऊष्मा ले जाते हैं ना। लेकिन जो परिणामी इफेक्ट देखते हैं हम, लेकिन अधिक ताप से, हाई टेम्परेचर से अधिक ताप से निम्न ताप, अधिक ताप से निम्न ताप की ओर इलेक्ट्रॉन ऊष्मा संचरित करते हैं। ये भी कोई बताने की बात थी, इतनी देर हमने इसके बारे में डिस्कस करे, वही बात आ गई कि ऊष्मा का संचरण जो होता है ना, ट्रांसमिशन जो होता है वो हाई टेम्परेचर से निम्न टेम्परेचर की ओर होता है। बस लेके कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। निम्न से उच्च की ओर भी आते हैं, बहुत कम आते हैं, इफेक्ट ही नेगेटिव, खत्म हो जाता है उसका। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही होता है ऊष्मा का संचरण। ठीक है, अब देखो इसमें एक कंडीशन है भाई, ठीक है भाई, ऊष्मा का संचरण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है धातु में, लेकिन हमने जब प्रयोग करके देखा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा का संचरण करते हैं, कि वे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब इनमें भी वो कंडीशन लगा रही है हमने, वे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा ले जाते हैं, ऊष्मा का संचरण करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन ऊष्मा का संचरण करते हैं, जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा के लगभग समान होती है। फर्मी ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन की फर्मी ऊर्जा EF = ½mVF²। VF क्या होता है, फर्मी वेग होता है। अच्छा, फर्मी ऊर्जा क्या होती है, मैंने बताया था, कोई धातु होती है, मेटल होती है, ठीक है, धातु हो गई, मेटल हो गई, एक ही बात हो गई, है ना। तो उसको हम 0 केल्विन पर रखते हैं, 0 केल्विन पर, है ना। उस पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, फर्मी ऊर्जा बोलते हैं। तो जिनके पास इतनी ऊर्जा होती है ना, वो ही ऊष्मा का क्या करते हैं, संचरण करते हैं। ठीक है, तो ये बात किसके लिए होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊष्मा का संचरण कर रहे हैं तो इसकी क्या होती है, ऊष्मा चालकता होती है। जैसे विद्युत प्रवाहित होती है ना हमारे पास तार में, तो उसकी विद्युत चालकता होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। ऐसे ही
क्योंकि ये ऊष्मा का संचरण कर रहे हैं धातु में, तो इनकी ऊष्मा चालकता होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता। अब क्यों बोल रहे हैं इसको, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊष्मा का क्या कर रहा है, चालन कर रहा है। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या है, चालकता क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ लिख देता हूँ ई एल। ई एल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है 1/3 CV और ई एल। ये CV क्या होता है, CV क्या है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों के पास होती है। VF फर्मी वेग होता है, और लैम्डा F क्या होता है, माध्य मुक्त पथ। पहले की क्लास में मैंने बताया था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। उनके मुक्त पथों का औसत क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ। तो लैम्डा F यहाँ पर क्या है, माध्य मुक्त पथ है। ठीक है, लैम्डा F क्या है, माध्य मुक्त पथ है। VF तो फर्मी वेग हो गया, और CV क्या है, इलेक्ट्रॉनों की विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, CVEL इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट ऊष्मा है। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो ऊष्मा चालकता का होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। देखो हमने जब वो पढ़ा था ना ड्यूड लॉरेंज थ्योरी, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या निकाली थी, विद्युत चालकता, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था उसमें हमने। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊष्मा चालकता, जो कि ऊष्मा से रिलेटेड होती है। ठीक है, ऊष्मा कितनी प्रवाहित होती है उसके बारे में बताती है ना। अब देखो ये जो हमारे पास CVEL होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट ऊष्मा चालकता होती है ना, ये इक्वल होती है, हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं ये फॉर्मूला, N × πr² और KB²T/EF। यहाँ n जो है ना वो परमाणुओं की संख्या होती है, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं n। EF फर्मी एनर्जी होती है ना। KB² सब जानते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है, और T टेम्परेचर होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, के। और देखो EL लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। EL तो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की है। तो KEL निकाल लो, 1/3 × CVEL ये होता है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। N π²/2 KB²T/, अभी हमने इसकी वैल्यू रखी थी, चलो एक बार लिख लेते हैं। EF, और ये तो किसकी वैल्यू रख दी, CVL, और VF और लैम्डा F। तो KEL, बार बार EL लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, 1/3 × N π²/2 × EF की वैल्यू क्या होती है, 12 mVF², और VF लैम्डा F, और आ रहा है हमारे पास KB² × T। इस 2 से क्या कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, एक VF से एक VF कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, KEL यानी इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय चालकता जो है
वो किसके इक्वल आएगी? देखो यहाँ तो है हमारे पास पाई स्क्वायर है ना, और नीचे 3 है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं पाई स्क्वायर अपॉन 3, पाई स्क्वायर अपॉन 3। फिर कितना आ रहा है हमारे पास? n आ रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ n। फिर आ रहा है के बी स्क्वायर लिख लिया। फिर मैंने लिख लिया क्या आ रहा है? t आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने t n के बी स्क्वायर टी अपॉन नीचे आ रहा है वी एफ, एम भी आ रहा है m इंटू वी एफ इंटू क्या? लैम्डा एफ। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला हम क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। अब आगे देखो, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल है इसलिए थोड़ा सा टफ सा लगता है, लेकिन है नहीं। अब देखो यहाँ के ई एल के से भी रिप्रेजेंट करते थे, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, तो पाई स्क्वायर अपॉन 3, पाई स्क्वायर अपॉन 3 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। एन के बी स्क्वायर टी आ रहा है, एन के बी स्क्वायर टी। ये जो लैम्बडा एफ और वी एफ है ना, ये जो लैम्बडा एफ और वी एफ है ना, इसको मैं लिखता हूँ क्या? टो एफ बटे एम। तो इतना आ जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे लिख दिया? ये तो है डिस्टेंस और ये है हमारे पास वेग। फॉर्मूला होता है चाल बराबर से दूरी बटे समय, या वेग बराबर से दूरी बटे समय, ऐसा होता है। तो यहाँ से समय की वैल्यू निकालो, समय क्या आएगा? दूरी बटे चाल या वेग। तो दूरी कितनी है? लैम्बडा एफ, और वेग या चाल कितनी है? वी एफ। तो लैम्बडा एफ अपॉन वी एफ क्या है? समय। तो समय को किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? टो एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास निकली आती है किसकी? इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं वीडेमान फ्रांज नियम की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है हर यूनिवर्सिटी में। वीडेमान फ्रांज नियम, ये क्या होता है हमारे पास? वीडेमान फ्रांज लॉ। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? वीडेमान फ्रांज नियम। वीडेमान फ्रांज नियम क्या होता है समझना। अभी अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता पढ़ी थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को ले जा रहे थे, वैसे धारा को ले जाते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसको ले जा रहे हैं? ऊष्मा को, है ना। इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता जो होती है ना, यानी कि धातु में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं, तो वो ऊष्मा का भी संचरण करते हैं। किसका संचरण करते हैं? ऊष्मा का भी। और उसकी वैल्यू ये निकल के आई थी। अब देखो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, इसको किस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ? के से। है तो इलेक्ट्रॉनिक ही ना, के। और ये किसके इक्वल आती है? पाई स्क्वायर अपॉन 3 के। और बाकी की बाकी सारी वैल्यू है ही, क्या है? एन के बी स्क्वायर, पहले टो एफ लिख लेता हूँ, बटे एम। ओहो अच्छा सा नहीं बन रहा, अच्छा सा बना दिया। और इनटू क्या? टी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब धारा प्रवाहित करता था तो उसकी होती थी विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो हमने भी निकाली है, सिग्मा। निकाली है नहीं निकाली? चालकता, चालकता कितनी होती थी? याद करो, इलेक्ट्रॉन की चालकता एन क्यू स्क्वायर अपॉन एम, एन इंटू क्यू स्क्वायर बटे एम इंटू क्या? टो एफ। ठीक है,
बन गया, ये बिल्कुल बन गया भाई। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा ही है, ये पहले से हम पढ़ चुके ही हैं। अब वीडेमान फ्रोंज नियम क्या कहता है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, के अपॉन सिग्मा टी की वैल्यू निकालता हूँ। भैया इन दोनों को आप सोल्व करोगे तब बनेगा, सीधा याद रखो के अपॉन सिग्मा टी की वैल्यू निकालता हूँ। तो के क्या है यहाँ रखो, के है पाई स्क्वायर अपॉन 3 और एन के बी स्क्वायर टो एफ टी बटे एम, और नीचे क्या है सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा की वैल्यू ये रही एन इंटू क्यू स्क्वायर टो एफ, और एम नीचे है तो यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, और टी बचा, टी यहाँ नीचे आ गया। करना क्या है, के की वैल्यू रख दो और सिग्मा की वैल्यू, कुछ एक दो घर जाना चाह रहे हैं तो घर भेज दो, एम से एम गया घर गया, टी से टी भी घर गया, टो एफ से टो एफ भी घर गया। ठीक है, टो लिखते थे वहां पर संगत काल। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, देखो के अपॉन सिग्मा टी की वैल्यू निकल गई, कितनी आएगी पाई स्क्वायर, ये एन भी तो जाएंगे यार, पाई स्क्वायर अपॉन 3, और ये है ऊपर क्या के बी स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन 3 के बी स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास क्यू स्क्वायर। ये जो नियम बन रहा है ना, ये जो इक्वेशन बन रही है के अपॉन सिग्मा टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 के बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं हम, देखो ऐसे के बी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वीडेमान फ्रोंज नियम बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वीडेमान फ्रोंज नियम कहलाती है। ठीक है, यह जो समीकरण होती है ना, यह जो इक्वेशन होती है वो वीडेमान फ्रोंज इक्वेशन कहलाती है। अब देखो ये जो है ना हमारे पास, इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। ये जो टर्म दिख रही है ये, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, देखो के अपॉन सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या एल से। तो एल क्या है, वेयर जहाँ एल की वैल्यू, एल क्या होता है के अपॉन सिग्मा टी होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या लॉरेंज संख्या बोलते हैं। इस एल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, के की वैल्यू रखते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻⁻23। ठीक है, ऐसे रखो। चलो एल तो ये माना है ना, इससे निकाल लो, कांस्टेंट है। एल क्या माना है, पाई स्क्वायर अपॉन 3 और के बी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, तो 3.14 का होल स्क्वायर 1.38 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो जब हम इन वैल्यू को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 2.45 इंटू 10⁻⁻8। तो ये लॉरेंज संख्या की वैल्यू होती है, जिसका यूनिट मात्रक ओमेगा अपॉन क्या होता है, के स्क्वायर होता है। वाट इंटू ओमेगा अपॉन क्या होता है, के स्क्वायर। तो ये जो लॉ होता है, ये कौन सा लॉ होता है हमारे पास, वीडेमान फ्रोंज नियम कहलाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।